हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है आपको पता है अभी भी खत्म हुआ नहीं है, और इस बीच जापान ने चुपचाप एक मूव चला है, काफ़ी क्लेवर मूव। इनके जो डिस्प्यूटेड टापू थे चाइना के साथ, जापान ने चुपचाप इनका जो स्टेटस है ये चेंज कर लिया है। ऑब्वियसली बात है, चाइना को जैसे ही इसके बारे में पता लगा तो उनकी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई और चाइना ने कुछ वॉरशिप्स भी रवाना करी टुवर्ड्स दीज आइलैंड्स। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रीजन पे क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बहुत से कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना क्लेम करता है ताइवान को और ताइवान के आसपास के आइलैंड्स को। साथ ही साथ इंडिया के साथ जो इश्यूज़ हैं आपको पता है, अक्साई चीन, और फिर ये क्लेम करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। इसके अलावा चाइना भूटान की भी कुछ टेरिटरी है, ये भी क्लेम करता है। रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑल्दो अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, चाइना ने नेपाल की भी कुछ टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर नेपाल के साथ भी इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाए। मगर उस सब के अलावा फिर आपको पता होगा साउथ चाइना सी के बारे में। यहाँ पर बहुत सा एरिया, बहुत से आइलैंड्स जो बिलोंग करते हैं फिलीपींस को, वियतनाम को और वेरियस अदर कंट्रीज को, ये क्लेम करता है चाइना। और फाइनली ये लोग क्लेम करते हैं जापान के सेनकाकू आइलैंड्स। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊंगा कि चाइना के आसपास की जो सारी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के साथ इनके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, एक्सेप्ट एक मेजर कंट्री रशिया। चाइना ने काफ़ी समय पहले ही ड्यूरिंग 1969 ये समझ लिया था कि यूएसएसआर, जो बाद में रशिया बना, ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है इन द नॉर्थ, और अगर चाइना को साउथ में या फिर ईस्ट और वेस्ट में अपनी मिलिट्री पावर दिखानी है तो नॉर्थ की जो बॉर्डर है ये हमेशा शांत होनी चाहिए। तो इसलिए जब 1969 में यूएसएसआर और चाइना की वॉर हुई थी, जिसमें बाय द वे चाइना के काफ़ी लॉसेस हुए थे, यूएसएसआर के हिसाब से चाइना के 800 लोग मरे थे, ऑल्दो चाइना ने कहा कि उनके बस 80 से लेकर 90 लोग मरे हैं। उस वॉर के बाद से चाइना ने डिसाइड किया कि नॉर्दर्न बॉर्डर को हमेशा ये काम रखेंगे और रशिया के साथ रिलेशन जो है इनके, दे शुड ऑलवेज बी गुड। अब सिंस हम यहाँ पे डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, आपसे मैं एक क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा। जापान और रशिया का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, कुछ टापू हैं जिसको लेकर दोनों कंट्रीज क्लेम करती हैं। ये टापू कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, होकाइडो आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स, सुकेन आइलैंड्स, या फिर जापान और रशिया का कोई भी डिस्प्यूटेड इशू नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। सो अब आप जान चुके हैं कि चाइना के कितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, और एक इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है विद जापान एज वेल। अब जापान ने रिसेंटली क्या किया है कि सिंस चाइना काफ़ी हद तक बिजी है विद द इंडिया बॉर्डर, इन्होंने चुपचाप जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं विद चाइना, इसका स्टेटस चेंज कर दिया है। डिस्प्यूटेड आइलैंड्स का जो नाम है ये चेंज कर दिया, और कुछ लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए हैं, जिससे जापानीज गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिलती है ओवर दोस आइलैंड्स। नाउ ये कौन से आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स कहाँ पर हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेनकाकू आइलैंड्स की। ये अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, मतलब कि इन आइलैंड्स पर कोई रहता नहीं है। मगर देखिए, आज के समय अगर एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी हो जहाँ पर कोई रहता नहीं है, मगर वो एक कंट्री को बिलोंग करता है, उस पर कोई और कब्जा कर ले, तो वहाँ पर बात आती है सम्मान की, सॉवरेनिटी की। तो इवन दो ये अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, आसपास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई यहाँ पर ऑयल, नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है, दोनों जापान और चाइना बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं इन आइलैंड्स को लेकर। नाउ इनकी जो प्रॉपर लोकेशन है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर है चाइना, ये है साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये है यहाँ पर ताइवान। और ताइवान के आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में यहाँ पर आपको मिलेगा सेनकाकू आइलैंड्स का ग्रुप। चाइना इन आइलैंड्स को बुलाता है डियायू आइलैंड्स, और जापान कहता है इनको सेनकाकू आइलैंड्स। ना ऑफिशियली जापान ने इन आइलैंड्स को कभी भी सेनकाकू कहा नहीं। ये जो सेनकाकू नाम है ये काफ़ी लंबे समय से जापान की जो पब्लिक है वो यूज़ करती थी। ऑफिशियली इस आइलैंड के ग्रुप को ये कहते थे तोनोशिरो। अब फाइनली जापान ने एक बिल पास किया है, जिससे इन्होंने इस रीजन का नाम चेंज करके तोनोशिरो से कर दिया है तोनोशिरो सेनकाकू। और साथ ही साथ जो ये पूरी टेरिटरी है, जो बाय द वे ये जो सारे टापू हैं, आप अगर पूरा इनका साइज मेजर करो तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक आइलैंड चेन की जो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स लंबी है, और इन आइलैंड्स पर जापान की ऑक्यूपेशन है सिंस 1972। चाइना यहाँ पर यह कहता है कि ये आइलैंड्स कई सदियों से, मतलब कि एंशिएंट टाइम से
चाइनीज एम्पायर का पार्ट है, हान एम्पायर का पार्ट है, और इसलिए बाय डिफॉल्ट ये आज के समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी पार्ट होना चाहिए। सो जैसे ही जापान ने चाइना से बिना बात किए इन आइलैंड्स का स्टेटस चेंज कर दिया, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर दिए एक बिल पास करके, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई। ये लोग कहते हैं इसको दियायू आइलैंड्स, तो ये कहते हैं दियायू आइलैंड एंड द एफिलिएटेड आइलैंड्स आर चाइनाज इनहेरेंट टेरिटरी। चाइना इज रेजोल्यूट in safeguarding our territorial sovereignty. This so-called administrative redesignation is a serious provocation. ये कह रहे हैं कि जापान यहाँ पर चाइना को प्रोवोक कर रहा है, और जो जापान के एक्शन है ये चाइना की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसको चैलेंज भी करते हैं। और देखो, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उनका मेन इंटरनेशनल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स, वो यहाँ पर ब्लेम कर रहा है यूएस को। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि यहाँ पर वॉशिंगटन ने जापान को पुश किया है इस इशू को उठाने में एक ऐसे टाइम में जब चाइना ऑलरेडी बिजी है विद बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, वॉशिंगटन डेस्परेटली वांट्स टू स्टार्ट ट्रबल ओवरसीज फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिकन अंकल सैम यहाँ पर देख रहे हैं फाइट को ये, और ये कह रहे हैं फाइट फाइट। और यहाँ पर चाइना दिखाया है बहुत ही मैच्योर्ड और बात करता हुआ जापान से, और जापान यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव फेस के साथ। तो प्रोपेगेंडा इनका काफ़ी हैवी होता है, मगर आप इससे समझ सकते हैं कि चाइना ओपनली ये कह रहा है कि जापान जो भी ये कर रहा है ये वॉशिंगटन मतलब कि यूएसए के कहने पर किया जा रहा है। मगर क्या ये रियलिटी है? वेल देखिए, आप अगर पिछले कुछ महीनों में नोटिस करो तो जापान ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिससे ये साफ होता है कि जापानीज नेवी और इनकी एयरफोर्स धीरे धीरे प्रिपेयर कर रही है फॉर एनी अग्रेसिव एक्शन बाय चाइना। फॉर एग्जांपल, कुछ हफ्ते क्या हुआ कि एक चाइनीज सबमरीन थी, ये जापानीज वाटर्स के काफ़ी करीब आ गई, तो इमीडिएटली जापान की जो सबमरीन हंटिंग शिप्स हैं इन्होंने चाइनीज सबमरीन्स को पीछे धकेल दिया। और इसके ऊपर फोर्ब्स, जो एक काफ़ी फेमस पब्लिशिंग हाउस है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इन्होंने ये कहा कि जापान के पास एक प्रॉपर प्लान है जिससे ये चाइना की जो बहुत ही मैसिव सबमरीन फ्लीट है, बताया जाता है कि चाइना के पास आज के समय 70 या फिर 80 से भी ऊपर सबमरीन्स हैं, तो जो इनकी सबमरीन फ्लीट है इसको डिसमेंटल करने के लिए जापान ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप कर लिया है। और देखो, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि जब कोरोना वायरस काफ़ी हद तक फैल गया और शी जिनपिंग चाहते थे कि कुछ डाइवर्शन हो, उनकी पब्लिक को कुछ और मिले बातचीत करने के लिए, ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है इस वायरस का, इससे लोगों का ध्यान हटे, तो इन्होंने चूज़ किया इंडिया को एज ए कंट्री टू शो एग्रेशन। ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स को सोचना होगा कि चाइना के इतने सारे नेबर्स हैं, फिलीपींस हैं, साउथ चाइना सी इतना बड़ा है, फिर जापान भी है, इन सब नेबर्स में से चाइना ने प्रवोक किया इंडिया को ताकि कोरोना वायरस का जो इशू है इससे लोगों का ध्यान हट जाए। सो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देखो, रीज़न बहुत ही सिंपल है। जापान का एक डिफेंस पैक्ट है विद यूएसए। जापान ऑल्दो नेटो का पार्ट नहीं है, इनका 1-on-1 म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। अगर कोई भी देश यूएसए को अटैक करता है तो मतलब कि वो जापान को अटैक कर रहा है, और अगर कोई देश जापान को अटैक करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो देश यूएसए को अटैक कर रहा है। तो चाइना ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए कभी भी ये जापान के अगेंस्ट उस टाइप का अग्रेशन नहीं दिखाते जिस टाइप का अग्रेशन इन्होंने रिसेंटली दिखाया है अगेंस्ट इंडिया। फिर देखिए, सेकंड पॉइंट ये भी है कि जापान की जो नेवी है ये पिछले कुछ महीनों में ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड हो गई थी, इन्होंने काफ़ी ड्रिल्स करनी स्टार्ट कर दी थी। वेरएस हमने इंडिया में देखा कि हम लोगों ने एंटिसिपेट किया नहीं कि चाइना अचानक से अग्रेशन दिखाएगा नियर द लद्दाख बॉर्डर। फिर तीसरा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि चाइना को पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी डिफेंसिव है, ये ज़्यादा रिस्की स्टेप्स लेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल, आज के समय आप नेपाल को देख लीजिए, एक कंट्री जो किस हद तक डिपेंडेंट है ऑन इंडिया और किस तरीके से वो बार बार प्रोवोक कर रहे हैं इंडिया को। इवन दो आप कह सकते हैं ठीक है उनके जो पॉलिटिशियंस हैं आज के समय वो चाइना कंट्रोल्ड है, मगर तब भी इंडिया की जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और सॉफ्ट अप्रोच है रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी, ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है बिहाइंड चाइनास अग्रेशन। मगर देखो, जापान ने जो यहाँ पर किया है इसको आप एक ग्रैंड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ से देखो तो जापान के इस मूव से इंडिया पर जो प्रेशर है बिल्कुल काफ़ी हद तक कम होता है। चाइना में जो स्ट्रेटजिक थिंक टैंक है वो आज के समय यही सोच रहा होगा
कि एक साथ ये दोनों फ्रंट संभाल नहीं पाएंगे। अभी के लिए इनको इंडिया के साथ जो बॉर्डर टेंशन है ये खत्म करनी होगी, क्योंकि अगर जापान और इंडिया दोनों के साथ बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हो जाती है सो इट विल बी टू मच फॉर चाइना राइट नाउ। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।